जय श्री राधे। निरामय ज्योतिष के मंच पे आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में यशवंत श्रीवास्तव जी हैं। थोड़ा सा यशवंत श्रीवास्तव जी का परिचय देना बनता है। ये मेरे ज्योतिष की जो स्टार्टिंग जर्नी है, जो एक यात्रा मेरी ज्योतिष की है, उसमें शुरुआत से ही मेरे साथ हैं। वर्तमान में यशवंत जी वाइस प्रेसिडेंट मिड वेल्थ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका 10 इयर्स आईटी सेक्टर का एक्सपीरियंस भी है। अब आप सोच सकते हैं और सोच भी रहे होंगे कि एक बंदा जो आईटी सेक्टर का हो, जो मिडवेल्स हेल्थ केयर का प्राइवेट लिमिटेड का वाइस प्रेसिडेंट हो, वो ज्योतिष की दुनिया में कैसे, या वो ज्योतिष के क्वेश्चंस या ज्योतिष की बातें करने के लिए मेरे साथ क्यों। ठीक है, आपकी विचारधारा, आपकी क्वेश्चंस एकदम उचित हैं, लेकिन मैंने बताया कि ज्योतिष की यात्रा में ये मेरी शुरुआत के समय से हैं। बहुत ही जिज्ञासु मन के हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, और हम जानते हैं कि विज्ञान का विद्यार्थी हमेशा जिज्ञासु होता है। उसकी विचारधारा ही जिज्ञासु से और एक उत्सुकता से शुरू होती है। तो कुछ इनके प्रश्न हैं, और वो प्रश्न आपके भी हो सकते हैं। यशवंत जी आज आपके सामने हैं। यशवंत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर लवली इंट्रोडक्शन। हमारा सादर आप हैं। नमस्कार। तो जब भी हम अपने लाइफ के डिफरेंट फेजेस में होते हैं और बात जब भविष्य की होने लगती है, या हम अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, या जब भी हमको ये लगता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो हम अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एस्ट्रोलॉजी ही आती है कि क्या इस डायरेक्शन में एस्ट्रोलॉजी हमें किसी तरह से हेल्प कर सकती है। जी, बात भविष्य की है, क्योंकि बात भविष्य की है। ओके ओके। और एस्ट्रोलॉजी हमारे दिमाग में क्यों आती है, इसका भी रीजन है, क्योंकि जब भी हम, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी हम कई बार ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे तो हमें सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी समझ में आई। हमने कई बार आपसे कंसल्ट भी किया, तो मैं आपके उस सॉल्यूशन से काफी सहमत भी हुआ और मुझे डायरेक्शन भी अच्छी मिली। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सर। और जानना चाहेंगे, क्या एस्ट्रोलॉजी हमें डायरेक्शन दिखा सकती है, या हम एस्ट्रोलॉजी पे कैसे वो भरोसा करें। तो अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हैं, हो सकता है कि बहुत सारे ऑडियंस के भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिनको पूछने का कोई ऐसा मंच नहीं मिल पा रहा है जहां पे वो अपने डाउट क्लियर कर पाएं। समझ पा रहे। तो आज हम उस क्वेश्चंस पे कुछ R&D करके आए हुए हैं, आपसे समझना चाहेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के ऐसे, भाई आप साइंस के विद्यार्थी भी हैं तो आपका रिसर्च बहुत खतरनाक होगा, मुझे पता है, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं यशवंत जी के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। कोई नहीं जी सर। सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है जी, ज्योतिष को हम सरल भाषा में कैसे समझें। ओके। इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में कितनी है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, कितना उपयोग कर सकते हैं ज्योतिष का। गुड, फाउंडेशन क्वेश्चन है ज्योतिष का। तो सर, ज्योतिष एक टूल है, ज्योतिष एक अवधारणा, ज्योतिष एक फिलॉसफी है। सर, उपयोगिता में कब आते हैं? जब हम फंसते हैं। हमें टूल्स की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम कहीं फंसे हुए होते हैं। ये हमारे जीवन को सुगम बना रहा है, एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। लेकिन आप सोचिए, आपके जीवन में सब सही चल रहा है, आपकी डिजायर्स पूरी हो रही हैं, जो आप सोच रहे हैं वो हो रहा है, आपकी लाइफ बहुत स्मूथली रन कर रही है, कोई ज्योतिष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, या किसी भी टूल की, किसी भी सहायता की, किसी भी मार्गदर्शक की भूमिका में आपकी जरूरत नहीं। क्योंकि आप जो भी डिजायर कर रहे हैं, जो भी आप थॉट ले रहे हैं, विचार रहे हैं, वो आपका क्रियान्वित हो रहा है, तो आपको आवश्यकता नहीं है। मे बी आपको गॉड की भी आवश्यकता नहीं, प्रभु की भी आवश्यकता नहीं हो रही है, क्योंकि आपका वो हर चीज चल रहा है जो आप चाह रहे हो रहा है। दिक्कत तो तब आती है जो आप कुछ सोच रहे हो वो हो नहीं रहा हो, या आप सही कार्य कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो आप परेशान होते हैं कि मेरे कार्य क्षेत्र में कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे कर्म में कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे विचारों में कहाँ प्रॉब्लम है। तो जब आप यहाँ फंसते हैं, तब आपको किसी एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक गाइड की जरूरत होती है। और आई थिंक हर पर्सन के लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो ये दौर आता ही आता है। जी, एकदम सर। तो इस क्वेश्चन की उपयोगिता एकदम सर बढ़ जाती है। एकदम सर, मैं एकदम सहमत हूँ। और ज्योतिष का कार्य यही है। अब देखिए सर, ज्योतिष क्या है उसको समझाने से पहले मैं ज्योतिष की थोड़ी सा आपको यूज समझा दूं, तो मैं कार्य पे आऊंगा कि ज्योतिष है क्या। अभी सर, जब आप फंसते हैं लाइफ में, तो आपको एक चाहिए गाइड, एक चाहिए मार्गदर्शक,
आपके गुरु क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको जब आप बचपन में छोटे रहते हैं तो आपको समझाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, आपको एक गाइड की भूमिका निभाते हैं। आपका टीचर आपको उन भाषाओं को समझाता है, उन क्षेत्रों को उस फील्ड में लेके आता है। आप जब साइंस का एस नहीं समझ पाए होंगे तो आपको साइंस बताने वाला एक आपको गुरु रहा होगा। ऐसे आपका जीवन है। सोचिए आपके जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है, आपको अगर ये कोई गाइड करके बता दे कि आपका ये फील्ड आपके लिए बेटर है, तो आपको वो चूज करना, उस फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो करना कितना अच्छा हो जाएगा, कितना आसान बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो सर ज्योतिष का यही कार्य है। अब देखिए, अब कोई कह सकता है कि सर ज्योतिष क्या है, सच में कर पाता है या नहीं कर पाता है। सर मैं साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा। सर छोटे छोटे पिंड होते हैं, ग्रह तो बहुत बड़े हैं, प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं। हमने न्यूटन के गतिकीय नियम पढ़े, न्यूटन के आकर्षण प्रतिकर्षण के नियम पढ़े। हम जानते हैं कि पिंड एक दूसरे के ऊपर आकर्षण और प्रतिकर्षण का फोर्स लगा रहे हैं। तो सोचिए ये कितने बड़े प्लैनेट्स, कितने बड़े हैं, ग्रह कितने बड़े हैं, और उनका प्रभाव हमारे बर्थ चार्ट पे, हमारे लाइफ पे कितना पड़ रहा है। आप सर समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अंदर एक फोर्स है। ये हमको समझ में आता है कि ये अपनी ग्रेविटी से चीजों को खींच रही है, अपनी चीजों को आकर्षित कर रही है। अजय सर जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी दूर स्थित प्लैनेट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमको अपनी ऊर्जा से अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। और हर प्लैनेट की जो शक्ति है, जो बल है, वो अलग अलग है। जैसे सर ज्योतिष में शनि का कुछ और कारकत्व है, गुरु का कुछ और कारकत्व है, मंगल का कुछ अलग कारकत्व है, चंद्रमा का अलग कारकत्व है। तो जितने प्लैनेट्स हैं उनकी अवधारणा, उनके प्लैनेटरी जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। हर प्लैनेट का ज्योतिष में एक अलग अलग तत्व है, और उन तत्वों से वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हमारा जन्म होता है उस समय, जब हमारा बर्थ चार्ट बनता है, वो रियल में बर्थ चार्ट उस समय ग्रहों की आकाशीय स्थिति बताता है कि कौन सा ग्रह उस समय क्या कंडीशन में, और वो पृथ्वी से कितनी दूरी पे है। जो ग्रहों की डिग्री होती है वो एग्जैक्टली दूरी बताता है। जो ग्रहों का लग्न से डिस्टेंस बताता है वो उस समय हमारे बर्थ में पृथ्वी से डिस्टेंस बताता है। तो जितना जो करीब रहेगा, जितना जो दूर रहेगा, वैसे हमारे जीवन में उसका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो पूरा जीवन का जो निर्धारण होता है वो ग्रहों के द्वारा होता है। और सर इसको मैं प्रूव कर सकता हूं किसी भी एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे सर अभी कल का एक मेरे पास क्वेरी आई थी सिंगापुर से, मेरी क्लाइंट है। अभी मैं बर्थ चार्ट नहीं देखा था, उनकी पुत्री का एक क्वेश्चन था कि वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट कर रही है, तो उसका फील्ड साइकोलॉजी का क्या हो सकता है, क्या वो आगे ग्रोथ करेगी। मैंने बर्थ चार्ट सब देखा नहीं। बर्थ चार्ट देने से पहले मैंने बोल दिया साइकोलॉजी लाइक ट्रीट करेगा चंद्रमा। मैंने बोला चंद्रमा केतु के साथ कोरिलेट कर रहा होगा, या चंद्रमा 5th हाउस से कोरिलेशन में होगा, संबंध में होगा। उनके पास बर्थ चार्ट था, वो बोल रही है कि एकदम एग्जैक्टली 5th हाउस में चंद्रमा, अगर वो भी बात सुनेंगे वो कमेंट भी करेंगे, 5th हाउस में चंद्रमा मंगल की युति थी। सर मैंने बिना बर्थ चार्ट, ये मैं प्लेनेटरी पोजीशन क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्लेनेट का स्किल क्या है, प्लेनेट किस भाव में बैठेगा तो क्या कराएगा। ऐसे ही सर एक एग्जांपल से और मैं इसको प्रूव करना चाहूंगा। मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट हैं, बहुत जानने वाले हैं, वो ए ग्रेड के ऑफिसर रहे हैं। वो पहले एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते थे, उनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं था, क्योंकि उनका शनि बहुत प्रोमिनेंट है। शनि वर्कहॉलिक बनाता है, शनि आपकी डेस्टिनी बिलीव नहीं करवाता, आपके अपने वर्क भी बिलीव कराता है। मैं जब वो मेरे टच में आए, जब उनको बिलीव कैसे हुआ, जब वो प्रॉब्लम्स में फंसे, कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इनसे मिलिए। मैंने उनको उनकी लाइफ का वर्क बताया कि आप यहाँ फंसे हुए, ये चीज आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा वो एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनका शनि बहुत प्रोमिनेंट है। मैंने प्रूव कर दिया बिना उनका बर्थ चार्ट देखे, ये शनि आपका बहुत प्रोमिनेंट है, शनि आपका लग्न में बैठा हुआ उच्च की स्थिति में, इसलिए आप वर्कहॉलिक हैं। आप डेस्टिनी में कम बिलीव करके अपने कर्म पे बिलीव करते हैं, क्योंकि शनि क्या है, कर्म कारक है। शनि जिस कुंडली में अच्छा होता है वो भाग्यवादी नहीं होता है, वो डेस्टिनी बिलीव नहीं करता, वो अपने कर्म बिलीव करता है। अगर वो भाग्य बिलीव कर भी ले तो एक टाइम बाद वो फिर लास्ट में आ जाएगा कर्म पे कि मैंने किया तो ये चीज हुआ, अगर मैं नहीं करता तो ये कैसे होता। राइट। तो सर ज्योतिष हमारे जीवन को सुगम बनाता है, ज्योतिष हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक है। ज्योतिष एक वो प्लेटफॉर्म है कि अगर हम किसी ट्रैक पे गाड़ी अपनी ड्राइव कर रहे हैं और सामने कोई गड्ढा या कोई ब्रेकर आ रहा है, तो वो कुछ दूर पहले ही आपको बता देता कि इस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम आने वाली, थोड़ा सचेत हो जाइए। उस गड्ढे को हटाता नहीं है, बस गड्ढे पे एक लाइट डाल देता है, उस बैरिकेड पे लाइट प्रकाश डालता है, आप देख पाते हैं, तो वहां पे अपनी गाड़ी स्लो करके आप निकल जाते हैं। नहीं देखते हैं तो डेस्टिनी नहीं क्लियर है आपको। राइट। आपको मार्गदर्शक की भूमिका में ये बताता है। सर यहाँ पे मैं एक चीज और को समझा दूं, अगर आप एक्सप्लेनेशन आपका था, ये हमें हमारे लिए गड्ढा बराबर तो नहीं करेगा, बट हमें हाथ टॉर्च दिखाएगा कि आपको करेक्ट रास्ता सही पकड़ना पड़ेगा। एकदम सर। और एक चीज मैं आपको यहीं पे समझा दूं, आप किसी बहुमंजिला इमारत पे खड़े हो तो वहां पे आपकी दृष्टि क्या बनती है, आप दूर तक देख सकते हैं। आप पास के रोड से दूर से
आती हुई गाड़ी भी देख सकते हैं और जाते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन जो उस रोड पे उस समय खड़ा होगा वो उस समय सिर्फ आती हुई गाड़ी बहुत करीब आएगी तो देख पाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक हाइट पे पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो दूर से आपको देखता है और दूर से जाते हुए देखता है। किसी भी एस्ट्रोलॉजी पे आप कब बिलीव करें, मैं यही पे समझा दे रहा हूँ कि लोग मेरे इस पॉडकास्ट को देख के कहीं फंस ना जाए किसी और ज्योतिष या फ्रॉड जगह पे, तो समझाना जरूरी है। जब कोई एस्ट्रोलॉजर के आप टच में आए तो आप पहले उससे क्वेरी मत करें, पहले उससे पास्ट अपना पूछें। अगर वो आपके पास्ट को टैकल कर सकता है, जो पास्ट बना सकता है वो आपका फ्यूचर बना सकता है। अगर आपके पास्ट में क्या बीता है वो तो आप जान रहे हैं, आपके पास्ट में किस समय क्या हुआ है, आप कैसे हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है वो तो आप जानते हैं, आपका चरित्र क्या है। तो एक एस्ट्रोलॉजर जो बेस्ट होगा वो आपके पास्ट को बताएगा, आपके करेक्ट हिस्ट्री को बताएगा। जब आप उससे सहमत हो जाए तब उससे क्वेरी करें। और मैं एक चीज बता दूं सर आपको, अगर कोई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, तो आपकी क्वेरी लेगा ही नहीं, वो पहले ही कुंडली देके बता देगा कि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम क्या है या कि इसमें किस समस्या से जूझ रहे हैं। और सर मैं बता दूं, जब अष्टम भाव, अभी तो जब हम चर्चा बढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि अष्टम भाव क्या है, वो तो आपकी क्वेरीज में आया कि इसमें बताना है नहीं बताना है, वो तो आप क्या क्वेरी और क्या रिसर्च करके आप आए हैं वो तो समझ में आएगा बताने का। तो सर मैं देखा हूं, जब राहु या अष्टम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम, संबंधित समस्याएं जब आती हैं तो ही आदमी ज्योतिष के पास जाता है। तो सर ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश किया हूं कि ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, ज्योतिष आपके जीवन को आसान बनाता है और जो प्लेनेटरी मोशन है वो हमारे जीवन को इफेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसकी हमारे जीवन में उपयोगिता, अगर हम फॉर एग्जांपल बोले जी, तो सपोज दैट कि अगर हम अपने स्टडी के इनिशियल फेजेस में हैं, ओके, तो हम एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस ले सकते अपने हैं करियर के yes, कि sir. व्हाट वी शुड डू एकदम इन फ्यूचर एकदम एकदम एंड इन विच डायरेक्शन वी हैव टू गो। एकदम एकदम। एंड अगर हम अपने करियर के इनिशियल फेज में हैं तो भी हमें एक ग्रोथ एकदम एकदम, ये ग्रोथ बता देते कि आप इस फील्ड में जाएंगे, एकदम 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 सर। तो उपयोगिता तो हमें, और आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, मैंने आपको कितनी बार गाइड किया और आज आप कहाँ पे कहाँ पहुंच गए, राइट। तो ये तो ऑडियंस के लिए भी है। जी सर। तो बड़ा अच्छा आंसर था आपका। एक्चुअली आपके एग्जांपल्स भी बड़े अच्छे लगे हमको। थैंक यू सर। जीवन में उपयोगिता का तो हमने दो एग्जांपल समझे कि अगर हमने स्टडी के इनिशियल फेज में हो या कैरियर के इनिशियल फेज में, तो एस्ट्रोलॉजी का एक हेल्प ले सकते हैं और सही डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। हमें एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे सही डायरेक्शन दिखा सकता है। जी। और भी बहुत सारे ऐसे स्पेसेस होंगे जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी की, बट वो अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। जी सर। तो हम एक डायरेक्शन जानना चाह रहे थे कि हमें कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर नाइस एक्सप्लेनेशन। तो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी है। एक्चुअली कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या कर्म हमारे भाग्य को चेंज कर सकता है, या क्या रियली हमारा भाग्य भी होता है, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है। तो अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि हमारे भाग्य में ये कंपनी चलाना है या नहीं है, और किसी ने कह दिया कि नहीं आपके भाग्य में कंपनी चलाना नहीं है, तो शायद हम उस पर आगे ही ना बढ़ें। जी बिल्कुल। तो यहीं से एक वर्ड प्रारब्ध की भी उत्पत्ति होती है। एकदम एकदम। तो कर्म, भाग्य और प्रारब्ध, ये तीन चीजें हैं। जिन तीन चीजों के बारे में हम आपसे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड समझना चाहते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये है, कर्म, भाग्य और प्रारब्ध में किसे आप कितना श्रेष्ठ मानते हैं? पहला तो ये, ठीक है। दूसरा, क्या सच में भाग्य या प्रारब्ध जैसी चीजें कुछ एग्जिस्ट करती हैं इस इकोसिस्टम में? ठीक है। मुझे बड़ी खुशी, आपने हमारा क्वेश्चन तो आई थिंक, मैं क्वेश्चन आपका समझ गया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप उन सब क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं जो पूरी तरह से ज्योतिष और अध्यात्म को जोड़े हुए हैं। राइट। अब कर्म, प्रारब्ध और भाग्य, अभी मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियोस का बना के डाला है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि सब कुछ भगवान के उससे हो रहा है, गॉड के उससे हो रहा है, तो कर्म सब कुछ आपका जो भी है सब निश्चित है। बट अगर हम निश्चित है, अगर हम कर्म ही ना करें तो भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैं भी इन तीनों चीज को हमें एक कंबाइन करना है, कर्म और प्रारब्ध, भाग्य और प्रारब्ध, कैसे किसको आप श्रेष्ठ मानते हैं? मैं एकदम उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन मैं समझ चुका हूँ। देखिए, पहली चीज तो हमको समझना होगा कि ये प्रारब्ध, भाग्य, कर्म है क्या।
कर्म तो हमको फील आ रहा है कि जो हम कर रहे हैं वही मेरा कर्म हो, तो सब कोई समझ पाता है। समस्या फंसती वहां पे है जब बात वहां होती है कि हम कोई कर्म हम क्यों कर रहे हैं। भाई कर्म कर रहे हैं तो कुछ परिणाम उसका मिलता है, कुछ रिजल्ट मिलता है। जब हम कोई कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा, तो वहां पे संशय भूमिका आती है, वहीं पे एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है और वहीं प्रारब्ध आता है, वहीं पे भाग्य आता है। अगर हम कोई चीज कर रहे हो और सिंपल से उसी का परिणाम हमको मिल जाए तो फिर ना प्रारब्ध आएगा, ना भाग्य आएगा और ना ज्योतिष आएगी। सिंपल सी बात है। हम व्यवहारिक जीवन की एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। हमें 10 रुपए की कोई चीज दुकान से खरीदनी है, हम 10 रुपए की चीज लेके गए दुकान से और हमको वो चीज एग्जैक्टली वही चीज मिल गई जो हमको चाहिए थी, तो ना हम ठगे गए और ना हमारा कोई लॉस हुआ, क्योंकि हमने एग्जैक्टली वही मूल्य चुकाया जिस चीज का हमको वो आवश्यकता थी, मुझे चाहिए था। तो अगर हमने कर्म किया 10 रुपए के और 10 रुपए के परिणाम को मिल गया, हमने फील किया मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना था, मैंने पूरी मेहनत की, मुझको रिजल्ट मिल गया, मैं यूपीएससी क्वालिफाई हो गया, मैंने मेहनत किया, मुझको मिल गया। यहाँ पे ना तो प्रारब्ध आया ना तो भाग गया। कोई कुछ भी कहेगा लेकिन मैंने उस रिजल्ट को पा तो लिया। समझाएंगे तुम्हारे प्रारब्ध में था बन गए, तुम्हारे भाग्य में था, लेकिन जो बनेगा जो बनेगा वो फिर मैंने मेहनत किया तो मुझे मिला। आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है क्या रियली में प्रारब्ध भाग्य जैसा कुछ है? मैं इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्योंकि मेरा तो सब लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा डाउट है हमें वो मेरा कॉन्सेप्ट इसका सीधे मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता पे ले जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण पे ले जाऊंगा। जब आप गीता को पढ़ेंगे, गीता में भी रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है। वहां पे है विभिन्न विभिन्न योनियों को आप ट्रेवल करते हुए कैसे आप मनुष्य योनि में आते हैं और कैसे आपको मोक्ष मिलता है। गीता सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कर्मा का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पूरा कॉन्सेप्ट गीता का कर्म पे आधारित है, लेकिन उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म कांसेप्ट दे रखा है, भक्त के बारे में बता रखा है कि मुझे कैसे प्राप्त करना है, कितने जन्मों बाद प्राप्त कर सकते हो, एक ही जन्म प्राप्त कर सकते हो, क्षण भर में पा सकते हो, उन्होंने कांसेप्ट दे रखा है। तो जब रीबर्थ का कांसेप्ट आता है, पुनर्जन्म का कांसेप्ट आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ कर्मा को छोड़ा हुआ है, आगे से आपने स्टार्ट कुछ करने वाले जन्म में। दूसरी चीज क्या है, आप समझिए कि आपको तो लग रहा है कि मैंने इस देह को इसी एक्सेप्ट कर लिया है। जो किसी आईएएस के घर में जन्म ले रहा है कोई लड़का, जो किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में जन्म ले रहा है लड़का, और जो कोई लड़का किसी फुटपाथ पे किसी गरीब के घर जन्म ले रहा है, सेम टाइम पे सर क्या उसने कर्म खराब किया था? क्या इसका कोई किसी के पास आंसर है? नहीं मिल पाएगा इसका आंसर। आपको यहाँ पे प्रारब्ध और डेस्टिनी में आना ही होगा, जबकि डेट ऑफ बर्थ सबकी सेम। सर अभी मैं 4 दिन पहले अयोध्या के ट्रेवल पे था, 4 दिन का मेरा अयोध्या का प्रवास था। सामने से एक गाय गुजर रही थी, वहां भी एक मेरे भाई साहब हैं, बहुत क्लोज एस्ट्रोलॉजर वो भी हैं। हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे किसी पॉइंट्स पे, वहां पे गाय गुजरी, गाय को चोट लगा हुआ था, मन द्रवित हुआ, जो कि किसी का भी द्रवित हो सकता है। वहां पे हम लोगों ने प्रारब्ध और भाग्य पे थोड़ी सी डिस्कशन किया कि भाई इसकी क्या गलती रही होगी, इसने कौन सा कर्म खराब कर दिया होगा। ना तो ये मुंह से बोल सकती है, ना तो किसी को गाली दे सकती है, ना तो कोई नेगेटिव कर्म कर सकती है। कुछ प्रारब्ध था ना ये गाय की योनि में जन्म इसका हुआ। या तो हम उसके पेन को पेन ना समझे, उसकी पीड़ा को पीड़ा समझे ही ना, मनुष्य की पीड़ा को पीड़ा समझे, अपनी पीड़ा को पीड़ा ले। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका जन्म कहीं किसी घर में हो रहा है, आपका कोई पुत्र हो रहा है, आपकी कोई वाइफ हो रही है, आपको किसने चूज करने का हक दिया था कि आपकी माँ यही होंगी, आपके पिताजी यही होंगे, आपके भाई यही होंगे, आपकी बहन यही होंगी? ठीक है, तो जब वो आपके पास चूजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, आप कर्मा वही कर सकते हैं ना जहां पे आपके पास ऑप्शंस हैं। जहां पे अगर ऑप्शंस है ही नहीं, आप बाउंडेड हैं, बाउंडेड बाय विच, बाउंडेड बाय योर प्रारब्ध। आप प्रारब्ध से बधे हुए हैं। और प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों का जो इनिशियल पार्ट आपका बचा हुआ होता है पहले का, वही आपके टाइम में आपका डेस्टाइन पार्ट हो जाता है। तो आप उसके लिए बाउंड हो जाते हैं और उस चीज को आपको भोगना ही भोगना है, उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। आप अपनी माँ को नहीं चेंज कर सकते हैं, आप अपने पिता को नहीं चेंज कर सकते हैं, आप अपने उन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपके प्रारब्ध में लिखे हुए। लेकिन पूरी तरह से आप प्रारब्ध से बाउंडेड नहीं, क्योंकि मैं अपने इनिशियल एक पिछला मैंने वीडियो बनाया था भाग्य कर्म प्रारब्ध पे, वहां भी मैंने एकदम सिंपल से श्री कृष्ण को कोट किया है। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये प्रारब्ध का कॉन्सेप्ट पूर्णतः सत्य है कि मतलब कुछ आप बदल ही नहीं सकते हैं, तो कर्म की फिलॉसफी गलत है। तो अब ये तो प्रारब्ध हो गया कि आप कुछ पार्ट नहीं बदल सकते हैं लाइफ का, लेकिन बाकी तो बदल सकते हैं ना। तो आपके कहने का मतलब प्रारब्ध में हमारे पुराने जन्मों का भी हिसाब है, बस उसी को वो हिसाब है। आपका जन्म कहाँ होना है, आपके माता पिता कौन होने, आपका वंश क्या है, आपका जो वाइफ कौन सी होनी है, एक पुत्र को, ये आप बाउंडेड हैं।
आपका प्रारब्ध है। आप डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आपको हमेशा अपने जो भी जीवन आपको मिला है उस जीवन में आपको हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि एकदम आपको एक रक्ष है कि आपको ज्योतिष की सहायता से अपने जीवन को सुगम बनाना है, सही डायरेक्शन में सकारात्मक ऊर्जा को यूज करना है। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। मतलब अब सर वही बता रहा हूँ आपको, ये तो आपका प्रारब्ध हो गया। अब सर यहाँ पे बात आती है कर्मा क्या होता है। अगर प्रारब्ध सब हो जाए तो भी हम बाउंड नहीं है कर्म करने के लिए, तो ये प्रारब्ध था। अपराध में हमारा आपका कुछ उसमें वो नहीं है, एकदम कोई हाथ नहीं है। वो तो सर फिक्स्ड है, वो तो होना है। प्रारब्ध का मतलब सिंपल से है आपका जन्म कहाँ पे होना, आपके माँ पिता। प्रारब्ध को अपने कर्मों से थोड़ा बहुत नहीं सर, प्रारब्ध नहीं बोल सकते हैं आप। प्रारब्ध नहीं, आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रारब्ध आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो डेस्टाइन है। प्रारब्ध कौन बदल सकता है? प्रारब्ध सिर्फ और सिर्फ ईश्वर बदल सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, एक मेरे गुरुदेव का एक कॉन्सेप्ट है, गुरुदेव का मेरे कॉन्सेप्ट है, मैं उसको हर जगह यूज करता हूँ। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि भाई जो आपको जोड़ता है वही आपको तोड़ता है, जो आपको बाधा है वही आपको मुक्त करता है, तो जो आपको बना सकता है वही आपको खत्म कर सकता है। तो प्रारब्ध कौन बनाने वाला? ईश्वर। पूरी माया ईश्वर है, ईश्वर की है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं फंसाते हैं लोगों को कि भाई प्रारब्ध का कॉन्सेप्ट है तो प्रारब्ध बना कैसे, स्टार्टिंग इसका कहीं इनिशियल पॉइंट होगा, प्रारब्ध बना कैसे? उसके लिए कॉन्सेप्ट है। जब आप वेदास को पढ़ेंगे, जब आप अच्छे अच्छे संतों को सुनेंगे, तो वहां पे ईश्वर का एक कॉन्सेप्ट है। ईश्वर है अनादि और अनंत। अनादि का मतलब क्या है? जिसकी शुरुआत के बारे में कुछ जाने ना जा सके। आपका बर्थ क्यों हुआ? क्योंकि आप ईश्वर के ही एक अंश हैं। आपकी जो आत्मा है वो ईश्वर का एक अंश है। अपने क्वेश्चंस को नोट करते रहेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन ओके सर, आपको एंड में जरूर। ओके सर, ओके। तो सर अनादि और अनंत है ईश्वर। तो अब जब ईश्वर के अनादि मतलब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को आप जान ही नहीं सकते हैं, और अनंत, अनंत मतलब क्या कि उसका सीमा कहां तक है उसको भी नहीं जान सकते हैं, तो आपका जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्यों हुआ? उसका सिर्फ वेदों में यही कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर ने इस माया रचित पूरे इस ब्रह्मांड को माया रूप में बनाया हुआ है, और आपको अवतरित कर दिया गया है, उतार दिया गया है इस पृथ्वी लोक पे, इस माया के रूप पे, कि जाइए अपना एक्ट करिए, अपना कर्म करिए, और करते हुए मुझसे मिलिए। ये गेम है, ये खेल है जीवन। लास्ट में आपका इनिशियल पॉइंट होगा ईश्वर से मिलना, उस शक्ति में जाके विलीन हो जाना। मैं भी समझाऊंगा आपको आगे। तो हम बात करते, प्रारब्ध चेंज नहीं कर सकते हैं, बात करते हैं भाग्य और कर्म की। कर्म सर क्या है? जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, अब रास्ते में जा रहे हैं, किसी के द्वारा आपको ठोकर लगना ये आपका प्रारब्ध है, क्योंकि आपकी गलती नहीं, आप चल रहे हैं, किसी ने आपको ठोकर मार दी, एक्सीडेंट हो गया। अब वो ठोकर लगना था, लग गया, वो आपके प्रारब्ध में था, आपको चोट लगनी थी। क्योंकि क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इस समय आप कर्मा खराब नहीं किए हैं, गलती नहीं किए हैं, सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आपको ठोकर मार दिया, आप गिर गए, चोट लग गई आपको, आप ये गलती पता है कि आपने कुछ नहीं गलती किया है, इसका मतलब क्या था? आपके पूर्व कर्म कुछ ऐसे थे, जब आपने किसी को ठोकर मारा है, उस व्यक्ति ने आपको ठोकर दिया है, बैलेंस कर रहा है कर्मा। अच्छा, अब आप अगर वहीं पे शांत हो गए, आपको चोट लग गई, भाई मैं लीगल टर्म्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको जो मन में आया करिए। अगर किसी के साथ ऐसा वाकया हो जाए, मेरे अनुसार वो कोई टर्म ना, भाई आप हॉस्पिटल जाइए, लीगल हेल्प लीजिए, वो सब आपको करना चाहिए, मैं इस पर रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बस कर्मा की फिलॉसफी समझाने में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सर जब आपको चोट लग गई, आप गिर गए, अब वहां पे आप फ्री विल आपके पास है कि आप उसको उठ के गाली दे रहे हैं, या पुलिस केस कर रहे हैं, या वहीं पे शांत हो जा रहे हैं। अगर आप शांत हो जा रहे हैं, आपने अपने आप को शांत कर लिया, माने आपने नया कर्म नहीं क्रिमांड किया, आपने नया कर्म नहीं बनाया, लेकिन आप उसके साथ उठ गए, उत्तेजित अवस्था में उठ गए, गाली गलौज करने लगे, मतलब आपने नया कर्म को बना दिया। मतलब यहाँ पे आपने इंटेंट को दिखाया, अपने अपने दिमाग को लगाया, अपनी ऊर्जा को लगाया, अपनी इच्छा को लगाया है। तो आपका प्रारब्ध था चोट लगना, लेकिन उस चोट लगने के बाद आपका इंटेंट क्या था, आपने अगला कर्म क्या किया, दैट इज योर कर्मा, यही आपका कर्मा। अब कोई कहे कि मेरा प्रारब्ध था चोट लगना, प्रारब्ध उसके बाद का नहीं था, उसके बाद आपका अपना कर्म था। जब आपने दिमाग को यूज करते हैं, तब वहां पे आप प्रारब्ध नहीं भोग रहे होते, उस समय अपने कर्म को बना रहे होते हैं। और सर अब यही बात डेस्टिनी की, भाग्य की है। भाग्य क्या है? जब हम कर्म कर रहे होते हैं, जैसे सर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट के, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि आपने जरूर अपने लाइफ में कम्पिटिटिव एग्जाम दिया। यहाँ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा भाग्य प्री डिफाइंड है, या अपने कर्मों से हम उसको बनाते हैं? एग्जैक्टली। या उसको कर्मों से बदला जा सकता है? एग्जैक्टली। या वो प्री डिफाइंड? एग्जैक्टली, मैं इसी पे आने वाला हूँ, मैं एकदम इसी पे आने वाला हूँ। प्रारब्ध आप चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रारब्ध कौन चेंज करेगा? ईश्वर चेंज करेगा। जिसने प्रारब्ध बनाया, प्रारब्ध वही चेंज कर सकता है। आप प्रारब्ध बदल सकते हैं कब? जब ईश्वर में एकदम समर्पित हो जाइए, वो तो प्रारब्ध था। लेकिन डेस्टिनी जो होती है, मैं उसी में आ रहा था, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये ऑलरेडी उसी का आंसर था। कर्म, भाग्य क्या है कि आप जब किसी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी भी चीज का प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आपने किसी चीज को मल्टीपल टाइम्स देख लिया, अब उसकी क्वेरीज, उसके आंसर आपके दिमाग में बैठ गए, आप कंपटीशन देने गए, एग्जाम देने गए, आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे अपना थॉट प्रोसेस या अपनी मेमोरी यूज करके लगाना है, और 4 क्वेश्चन में 2 तो आपको गायब, 2 आ रहे हैं कि 2 में से कोई एक हो सकता है। अब वहां पे आपको, जिसको बोल सकते हैं तुक्का, कि मुझे तुक्का लगाना है, गेस लगाना है। अब वहां पे गेस में आपकी डेस्टिनी वर्क करती है, और डेस्टिनी पीछे आपका वर्क है पीछे छुपा हुआ, आपने पढ़ा हुआ तो ही तो लग रहा है, तो आपने मेहनत भाई आपने पढ़ा हुआ है तो भी वो डेस्टिनी का काम कर रहा है। अब उस 2 क्वेश्चन में आपने 2 तो अपने नेगेटिव हो गया, अब 2 में 50-50 हो गया। अब वहां पे एक को ट्रिक कर रहे हैं, हो सकता है 5 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं, 2 ही क्वेश्चन आपके इस तरह से सही हो, लेकिन जो वो 2 सही हो रहे हैं वो भी आपकी डेस्टिनी में ही था, डेस्टिनी में था क्योंकि आपने मेहनत किया था। अब वो 2 क्वेश्चन में 50-50 का ऑप्शन है, समझ पा रहे हैं आपने? तो मैंने, आपने वर्क किया है, आपने प्रैक्टिस किया है, लेकिन आप कंफ्यूजन की स्थिति में थे, उस समय आप धैर्यपूर्वक पेशेंस में रहे, और उस समय आपकी डेस्टिनी वहां वर्क की। तो डेस्टिनी मेड बाय योर वर्क, आपके कर्म, आप इस कर्म से आपकी डेस्टिनी बनती है, प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध और डेस्टिनी में एक नैरो डिफरेंस है, शायद आप समझ पाए। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने कि आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपने 2 ऑप्शन को पहले ही नेगलेक्ट कर दिया कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, जी जी, क्योंकि आपने पढ़ा था, आपने कर्म किया था, जी बिल्कुल। तो अब बचे 2, उसमें आपको डाउट है थोड़ा सा, ओके, तो उस डाउट को वो आपने 2 हटाए तो आपका कर्म ही था कि आपने थोड़ा पढ़ा था, इसलिए आपने 2 ऑप्शन। अब इस 2 ऑप्शन में आपका भाग्य भी है एकदम, कि हो सकता है वो सही भी हो सकता है गलत भी हो। एकदम। तो कर्म और भाग्य, एकदम, कर्म से भाग्य को आप डिटरमाइन बना रहे हैं, राइट। इसीलिए अभी एक ज्योतिष का एक थ्योरी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत प्योर थ्योरी है, जो थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा जो एस्ट्रोलॉजी को जानते होंगे, मैं ये मान चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरे ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई जान रहा हो तो एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में, जो 12th हाउस होते हैं, हमारे लग्न में जो 12th हाउस होते हैं लग्न चार्ट में, उसमें 9th हाउस को बोला गया डेस्टिनी का भाव, वो हमारा होता है भाग्य, और जो 10th हाउस होता है हमारा कर्म, सर 10th हाउस होता है हमारा कर्म। ठीक, हम आपको समझा रहे हैं कि आपका जो बर्थ चार्ट बनता है वहां पे 12 हाउस बनते हैं, 12 हाउस होते हैं, और 12 हाउस में 9th हाउस होता है हमारा डेस्टिनी। देखिए बहुत ज्यादा मुझे भी इसके बारे में, हाँ सर, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। 9th हाउस होता है डेस्टिनी, बट वी कैन डिस्कस अबाउट 9th होता है डेस्टिनी। हो सकता है हमारे कुछ ऑडियंस थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर, हाँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बेसिक्स पे कि 12th हाउस होता है, 12th हाउस में 9th होता है भाग्य का, और 10th हाउस होता है आपकी कर्म का, मतलब आपके वर्क प्रोफेशन का, कि आप कितने हाइट पे हैं, क्या कर रहे हैं, 10th हाउस इसका होता है। और ज्योतिष में एक थ्योरी है कि जिस हाउस से 12th हाउस देखा जाए तो वो उसका व्यय हो जाता है, तो जब आप 12th हाउस से काउंट करेंगे तो 9th हाउस 12th में आएगा, क्योंकि 12 हाउस टोटल है, तो 10th से 9th उसका 12वां हो गया। मतलब आप जब कर्मा खराब कर रहे होते हैं तो अपने भाग्य का व्यय कर रहे होते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट समझ पर, देखिए जो मैं आध्यात्मिकता समझा रहा हूँ ऑलरेडी वो ज्योतिष में प्रूव्ड है। 10th से जो 12th हाउस होता है वो 9th होता है, मतलब जो अपने कर्मा को खराब कर रहे होते हैं तो आप 9th को खराब कर रहे होते हैं, मतलब अपने भाग्य को खराब कर रहे होते हैं। आप कर्मा करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, आपका भाग्य इंप्रूव होगा, अच्छा होगा। 10th से 9th इंप्रूव हो रहा है। और सर यही पे एक चीज और मैं समझा दूं, किसी भी हाउस से जो उसका अगला हाउस होता है वो उसकी लॉन्जिविटी होती है, उसका बताता है कितना स्थायित्व, कितनी स्टेबिलिटी है। 9th होता है अध्यात्म का, 9th होता है एथिक्स का, 9th होता है गुरु का, 9th होता है आपके पिता का, 9th होता है आपके पूजा पाठ इन सब चीजों का, 9th होता है ट्रेवल का। अब 9th के बाद 10th हाउस आपके वर्क का हो गया, प्रोफेशन का हो गया कि आप कितनी हाइट पे जा रहे हैं। अब आपने गुरुओं का सम्मान, जो हमारे वेदास में है, जो हमारे आध्यात्मिक सारे स्पिरिचुअलिटीज जितने भी ग्रंथ उसमें लिखा गया कि गुरु का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो, आध्यात्मिक बनो, थोड़ा धर्म की ओर रहो, इथिकल रहो। तो जब आप इन वैल्यूज को रखते हैं अपने अंदर तो आप अपने 10th को इंप्रूव कर रहे होते हैं, क्योंकि 10th जो है 9th से सेकंड है, तो सर ये प्रूव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कर्म, भाग्य और प्रारब्ध का है, शायद मैं समझा पाया हूँ। तो नहीं, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि भाग्य तो है ही, बट हम अपने कर्मों से भाग्य इंप्रूव करते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, प्रारब्ध नहीं चेंज कर सकते, उसको खराब भी कर सकते हैं जी। वो हमारा कर्म काफी हद तक भाग्य को सही करने में हेल्पफुल है, बट हम प्रारब्ध को नहीं सही कर सकते, क्योंकि प्रारब्ध हमारे पुराने कह सकते हैं कि हमारे पिछले जन्मों का वो है, पूरा लेखा जोखा। ओके, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। भाग्य और प्रारब्ध, एक्चुअली कर्म तो सबको पता है, भाग्य और प्रारब्ध में लोगों को डाउट होता है।
संतुष्टि मिली कि भाग्य क्या है, प्रारब्ध क्या है, थैंक यू, कैसे दोनों एक साथ वर्क करते हैं, थैंक यू। हम कैसे अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं, या कैसे हमें आगे अपने कर्मों के थ्रू भाग्य को बदला जा सकता है, उस पर एक अच्छा आंसर दिया आपने। तो एक क्वेश्चन हमारे पास और है, काफी अच्छा, मैं इसमें तो काफी ये बहुत ही मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है। जी, क्या ज्योतिष से किसी के जीवन को जाना जा सकता है? ओके, और अगर जाना जा सकता है तो किस आयाम तक हम जान सकते हैं उसको? हाँ, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। जी, तो क्या ज्योतिष से हम किसी के जीवन को गेस कर सकते हैं, जाना जा सकता है? देखिए, जितने भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रभु की कृपा से मैं सबको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा ले जाऊंगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी आपने क्वेश्चन मुझे बोला, आपको जब कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। राइट। डॉक्टर क्या करता है? कुछ चेकअप लिखता है, वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, अल्ट्रासाउंड करवाएगा, कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा, उसके बाद वो आपको परखता है, कुछ दवाएं चलाएगा, ये फिर आपके अंदर इंप्रूव होना शुरू होता है। वो तुरंत दवा नहीं चला सकता है, कुछ उसको लक्षण दिखेंगे, लक्षण देखना है कि आपको ये बीमारी है तो ये चीज, ये चेकअप करवाना चाहिए। तो सर, जब तक वो ब्लूप्रिंट नहीं तैयार करता और आप अगर क्योर नहीं होते, तो आपको मेडिसिन पे भरोसा नहीं होता, ना डॉक्टर पे भरोसा होता। और अगर डॉक्टर उन ब्लूप्रिंट्स पे जो निकाल रहा है, जो जिसके बेस पे वो मेडिसिन चला रहा है, अगर उससे उसको फायदा नहीं करवा पा रहा है, वो पेशेंट को फायदा नहीं दे पा रहा है, तो उसको उस तरह पे भरोसा नहीं रहता। राइट। तो कहने का मतलब, पेशेंट को भरोसा इसलिए कि उसको इंप्रूवमेंट मिल रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है। और जो डॉक्टर है उसको भरोसा उस जांच पे है, क्योंकि वो उसी जांच पे वो मेडिसिन लिख रहा है। तो सर, ये हम तुरंत बिलीव करते हैं कि हमको तुरंत आराम मिलने लगता है। सर, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक चीज और बोलूं, लोग निगेटिव चीजों को करते हैं, जैसे धूम्रपान हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको उससे तुरंत उसका रिएक्शन मिल जाता है, जो भी आनंद उनको मिलना हो तुरंत मिल जाता है। अगर उसे जो डिजीज होती है, जैसे लीवर का कोई प्रॉब्लम हो गया, धूम्रपान से जो कैंसर हो रहे हैं, जो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर इसको लेते तुरंत हो जाए तो क्या कोई व्यक्ति लेगा? शायद नहीं लेगा। लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है, तो इसलिए आदमी लेता रहता है, क्योंकि उसको नशा तुरंत हो रहा है। लेकिन जो निगेटिविटी साइड इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में आ रही है, काफी लॉन्ग टर्म में। अगर ये तुरंत हो तो लोग इसको यस सर नहीं ले। यस। तो सर, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक स्लो प्रोसेस है, और इसको ये कैसे जीवन को प्रभावित करेगा? मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि प्लैनेट्स आपके लाइफ को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। सर, आपका बर्थ चार्ट है, लग्न में चंद्रमा बैठा हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिसके भी कुंडली में ऐसा हो रहा है आप खुद देख के समझ सकते हैं। जिसके भी बर्थ चार्ट में चंद्रमा लग्न, एग्जांपल देना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे ज्योतिष का कितना यूज है। चंद्रमा किसी बर्थ चार्ट की लग्न में आ गया, आप बिना कुछ कहे कह दीजिए कि ये व्यक्ति इमोशनल है, चंद्रमा इमोशनल कारक है, तब तक इमोशनल रहेगा जब तक इसका एज चंद्रमा की क्रॉस नहीं कर जाएगी, या चंद्रमा की दशा निकल नहीं जाएगी। 36 आप मान के चलिए, 36 ठीक ठाक मैं एज बोल रहा हूँ, 36 तक ये व्यक्ति इमोशन में घिरा रहेगा। और चंद्रमा की दशा चल रही है तो तुम पूछो मत। ऐसा जिसका शनि बहुत प्रोमिनेंट है, वो आदमी वर्काहोलिक है, आप चार देख के बोलिए चीज होनी है। आपके कार्य क्षेत्र का डिफाइन एस्ट्रोलॉजी कर देती है, आपके वैवाहिक रिलेशन का डिफाइन एस्ट्रोलॉजी कर देता है, आपके एजुकेशन का डिफाइन एस्ट्रोलॉजी कर देता है, आपके आने वाले टाइम कैसे जाने वाला इसको एस्ट्रोलॉजी डिफाइन कर सकता है, आपका पास्ट कैसा बीता है वो भी एस्ट्रोलॉजी डिफाइन कर देती है। कैसे? वही ब्लूप्रिंट कि आपके ग्रह उन 12 हाउस में कहां बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, तरह से बैठे हुए हैं। तो ज्योतिष पूरी तरह से आपके जीवन को निर्धारित करता है और निर्देशित करता है। बस फील ये है कि आपको सही सर एस्ट्रोलॉजर मिलना चाहिए। सही स्लो होने के नाते लोग इस पे हाँ भरोसा इसलिए पता कि भाई देखिए, आप आज कर्मा करना शुरू करेंगे, टाइम आपको तुरंत फल तो मिलेगा नहीं, टाइम मिलेगा सर। और दूसरी चीज क्या है सर, कि अगर मेडिकल साइंस का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि हर कोई कभी न कभी ट्रीटमेंट लेने गया डॉक्टर के पास, आपको बुखार होगा तो भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर उस दवा से आपको आराम नहीं मिल रहा हो, आप लगातार बीमार होते जा रहे हो, तो आपको भरोसा उस डॉक्टर पे नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। आपको ढंग का ज्योतिषी मिलना चाहिए, आपको तब विश्वास ज्योतिष पे होगा। ज्योतिष पूरी तरह से आपके जीवन को मार्गदर्शित करता है। मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं
कुंडलियां देख के लगने चार्ट ही बताया था कि इसका ये करेक्टर, इसकी ये करेक्टरिस्टिक लाइफ है और इसका ये जीवन का कहानी है, तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं ये फील करता हूँ कि ज्योतिष पूरी तरह से आपका एक ब्लूप्रिंट है लाइफ का, और वो आपको एकदम गाइड करता है कि जीवन में आपको इस समय ये दिक्कत आएगी, उस समय वो दिक्कत आएगा, या जीवन का ये बहुत बढ़िया कोर टाइम है। और वो एक सिर्फ गाइड की भूमिका मेरे तो बहुत बेस्ट है। आपको वो डेस्टिनी के लिए प्रेडिक्ट ना करे, सिर्फ गाइड कर दे कि भाई इस समय आपका ये टाइम बुरा है, इस समय आपको थोड़ा अच्छे से रहना है, और आपका ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम पे आप मस्त होकर एंजॉय करके मेहनत करिए। जो आप कहना चाहते हैं गड्ढा रास्ते में तो ताज दिखा दे, बस करेक्ट कर, बस पूरा कॉन्सेप्ट कर ले। इसका आंसर कहीं ना कहीं उस पहले क्वेश्चन से कोरिलेट है। राइट, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने इसका भी दिया, और आई एम मोर क्लियर ये अबाउट क्वेश्चन आपका उसी में। आई थिंक एक्चुअली हाँ, वी कैन से दैट कि हमारे पास आंसर मैंने कहा ना कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ऐसा करूंगा कि शायद क्वेश्चंस कोई क्वेरी बचे ना। राइट। तो अब हमारे पास एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे लाइफ, हमारे जीवन में या हमारे जो भी लोग हैं सब, उनके वर्तमान में युवा रिलेशनशिप और कार्य क्षेत्र में अत्यंत परेशान देखा जा रहा है। क्या इसका कोई ज्योतिषीय आधार है? क्या हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है जिससे कि उनके जो हमारा युवा है वो कैरियर और रिलेशनशिप को कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता है, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो कैसे देखिए solve सर, कर सकता है? देखिए सर, प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब हम भटकते हैं। आपको कोई कार्य करने के लिए दे दिया जाए और कार्य आप सुचारू रूप से कर रहे हो, आपके अंदर भटकाव नहीं आएगा। राइट। जो ज्योतिष है वो एक तरह से आपके जीवन का अवधारणा है। जो ज्योतिष का कॉन्सेप्ट, देखिए कितना प्योर ज्ञान था, कितना प्योर ज्ञान था, और इस मतलब ज्ञान तो लुप्त नहीं हुआ, लेकिन वही जिस फॉर्म में था इस पर रिसर्च नहीं हुई, आगे इसको बढ़ाया नहीं गया। ज्योतिष की जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका 12 घर बनते हैं, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब पहला हाउस आपका धर्म है, दूसरा हाउस आपका अर्थ है, तीसरा हाउस आपका काम है, चौथा हाउस आपका मोक्ष है। ऐसे ही फिर आपका कॉन्सेप्ट चलता रहेगा 12 का। 12 हाउस को 3 पार्ट में बांटा गया, 3 धर्म के हुए, 3 अर्थ हुए, 3 काम के हुए, 3 मोक्ष के हुए। तो जीवन का एक कॉन्सेप्ट है, आप कभी परेशान नहीं होंगे। सर आप अपने जीवन को लीजिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत पहले से जान रहा हूं। आपको मैं बोल रहा हूं सर कि आपने पहले जो एजुकेशन लिया वो आपका धर्म था, आपने धर्मानुकूल एजुकेशन लिया, आपने उसके लिए मेहनत किया, आपने उस शिक्षा को ग्रहण किया। अच्छा, उसी शिक्षा से आपने अर्थोपार्जन किया, आपने धर्म से शिक्षा लिया, आपका धर्म था पहला हाउस शिक्षा, उसके बाद उससे में आपने क्या किया, उसी धर्म से, उसी शिक्षा से आपने अर्थ का प्राप्ति किया। अच्छा, दूसरा हाउस ने आपने एक्सेप्ट किया, तीसरा आपकी डिजायर उसके बाद आई कि आपको घर लेना चाहिए, गाड़ी लेना चाहिए, या आपकी और जो क्वालिटीज थी, मुझे ये चीज घूमना है, टहलना है, तो आपने उन्हीं धर्म संगत जो आपने अर्थ जीत किया था, उसी अर्थ से, फ्रॉड के पैसे से नहीं, उसी अर्थ से आपने अपनी डिजायर को पूरा किया, आप अपनी लाइफ में वेल सेटल रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो उससे क्या, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, कहीं किसी चीज की कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं सर कि अगर आप धर्मानुकूल आचरण से अर्थ का उपार्जन करें और उसी अर्थ से अपनी डिजायर को पूरा करें, तो जो ये कॉन्सेप्ट चलता है, तो ऐसा गति आपको मोक्ष की प्रदान करता है। मोक्ष मतलब क्या, अपने लाइफ में मस्त रहते हैं। मोक्ष मतलब क्या, एक स्थिति है, एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है जीवन की, कि उस समय आप मुक्त रहते हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं, कोई बीमारी नहीं, एकदम रिलैक्स मोड में। दैट इज योर मोक्षा। तो सर अब युवा परेशान क्यों है? हाँ, आप कर्म से बिलग है, ये मैंने स्टार्ट इसीलिए यहीं पे किया। अब युवा परेशान क्यों है भाई? आप अपने कर्म से बिलग हो चुके हैं। आप 90s के पहले देखिए किसके पास मोबाइल थी? मिनिमम कॉन्सेप्ट था। आज के नेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, आपके जीवन को सुगम किया है, गतिमान किया है। आप कुछ घंटे में यहां से अमेरिका, कुछ घंटे में यहां से मुंबई, कहीं आप जा सकते हैं। आपकी गति को इंक्लूड किया है, डिस्टेंस को कम किया है, आपकी लाइफ को बहुत गतिशील कर दिया इस नेट की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया ने। लेकिन सर आप बताइए, ये नेट क्या है? ये राहु है, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। आपके डिजायर बढ़ रहे हैं, कर्मा नहीं बढ़ रहे हैं, डिजायर बढ़ रहे हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। हम गतिशील तो हैं, हाँ, लेकिन उस हिसाब से हमारे कर्म नहीं है। पहले के लोगों की इच्छाएं कम थी, पहले के लोगों की इच्छाएं कम थी, वो उस आध्यात्मिक दुनिया को समझते थे, उनकी डिजायर सीमित थी, वो थोड़े में ही संतुष्ट थे। आज आपके पास सब कुछ है, लगभग बहुत कुछ लोगों को अगर मैं ले लूं जो बहुत गरीब तबके के होंगे, वो भी संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन जो बड़ा तबका है, उनके पास संसाधन सब कुछ है। जो मेरे पास मेरे क्लाइंट हैं, सफर कर रहा है सर, जो मेरे पास क्लाइंट हैं वो ठीक ठाक पोजीशन में है,
सब कुछ उनके पास है, लेकिन मानसिक रूप से वो विकृत है, मानसिक रूप से परेशान है। उसका रीजन क्या है? डिजायर, इच्छाएं परेशान कर रखी है उनको। तो आज का युवा क्यों भटक रहा है? आपकी डिजायर 11th हाउस, डिजायर आपके ज्यादा है, कर्म आपका है नहीं। आप मोबाइल में परेशान है, मोबाइल दैट इज राहु, इल्यूजन, भ्रम क्रिएट कर रहा है। आप रिश्ते में कब परेशान होते हैं? जब आपका इल्यूजन आता है, जब आपको भ्रम होता है, या आपको ये लगता है इससे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास है। जब आप ऑप्शन ढूंढते हैं, पहले के लोग ऑप्शन नहीं ढूंढते थे। पहले के लोग क्यों कहा था ये पतिव्रता है, या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए सत्यनिष्ठ था? भाई इसी भूमि पे राम भी हुए हैं, इसी भूमि पे कृष्ण भी हुए हैं। हर जगह कॉन्सेप्ट है, हम तो उस भूमि से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आज आप ऑप्शन ढूंढने लगे, आपको बेटर चाहिए, ये मुझसे बेटर है, ये उससे बेटर है, ये अच्छा, ये बेटर ऑप्शन है। आज एक नई मोबाइल लॉन्च होती है, एप्पल की, भीड़ लग जाती है। क्यों? बिकॉज आप ऑप्शन, आपको एक प्रूव करना, आइडेंटिटी, एक ईगो दिखाना है आपको कि मेरे पास ये बेस्ट ऑप्शन मेरे पास। तो जब आपकी इच्छाएं नहीं कंट्रोल में रहेंगी तो आप परेशान रहेंगे। तो डिजायर राहु है, जब तक ये राहु की दुनिया चलेगी। और अभी क्या, अभी तो इंडिया का जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है, इसलिए आप देखेंगे जगह जगह जो आगजनी हुई है। आप देखिए जितनी क्षति इस समय इंडिया की हुई, मैक्सिमम केस में देखेंगे आगजनी हो रही है या उपद्रव हो रहा है। भाई पूर्वोत्तर भारत अभी में प्रॉब्लम हुई, आपका कश्मीर साइड में फाइट हुआ पाकिस्तान के साथ। तो मंगल के समय में तो ये चल रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब एक व्यक्ति की कुंडली में एक ग्रह इफेक्ट करता है तो यहाँ तो पूरे इंडिया को इफेक्ट करना है। अब पूरे इंडिया को इफेक्ट करना, लार्ज लेवल पे करना है उस ग्रह को। तो अभी तो मंगल चल रहा है, जब राहु चलेगा तो ये और भ्रमित करेगा। अभी तो मंगल के बाद राहु की दशा आने वाली है इंडिया की। तो राहु क्या करेगा? आपको आईटी सेक्टर में उत्थान मिलेगा, आईटी सेक्टर में उत्थान मिलेगा, आपको एआई की दुनिया में उत्थान मिलेगा, टेक्नोलॉजी में उत्थान करेंगे आप। लेकिन आप गिरने का इथिकली गिरेंगे। आप किसी भी कंट्री को ले लीजिए, जहां मीडिया हावी हुई है, जहां एआई हावी हुआ है, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी हुई, आपका इथिकली पतन हुआ है। हर आप यूरोप कंट्री में देखिए ना भाई, उनकी मैरिड लाइफ कितनी संतुष्ट है भाई। जहां जहां राहु का प्रभाव, अब इंडिया में भी राहु आने वाला है, अभी तो मंगल चल रहा है, एकदम संकेत दिख रहे हैं। आज आप देखिए, शायद किसी दिन ऐसा न्यूज नहीं आता होगा कि एक मर्डर नहीं हुआ न्यूज में कि प्रेमिका ने प्रेमी को नहीं मार दिया, या एक हस्बैंड ने वाइफ को नहीं मार दिया, या वाइफ ने हस्बैंड। क्या है कॉन्सेप्ट? ये सिर्फ इल्यूजन, सिर्फ और सिर्फ इच्छाएं, सिर्फ और सिर्फ डिजायर कॉन्सेप्ट है। तो सर अभी ये मंगल कॉन्सेप्ट है। जब राहु इंडिया का शुरू होगा तो मैंने बोला ग्रोथ होगा, एआई में ग्रोथ होगा, डिजायर होगा, वैभव भी होगा, खूब पैसा लोग कमाएंगे। लेकिन शांति कितनी रहेगी? शांति नहीं रहेगी, हर व्यक्ति परेशान रहेगा। तो सर ये कॉन्सेप्ट ग्रहों का है। अब कोई कहे एस्ट्रोलॉजी नहीं, भाई मैं प्रूव कर रहा हूं, राहु की दशा आने दीजिए इंडिया में, ये चीजें और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। और तब राहु के बाद फिर आता है बृहस्पति। जब अति हो जाती है किसी चीज का तो उसके बाद उसका उत्थान, उसका संभलना बेस बनता है। तब फिर वही व्यक्ति, आप आध्यात्मिक कब होते हैं सर? जब आप पीड़ा में परेशान हो जाते हैं। पीड़ा ना आए तो कोई प्रभु को याद ना करे, संभवतः नहीं याद करे। जो बाई बर्थ, वही प्रारब्ध, जो बाई बर्थ एक संत हुआ है, वही बाई नेचर ईश्वर को याद करेगा। नहीं तो सर बिना पीड़ा के प्रभु को कोई नहीं याद करता। तो सर जब राहु से लोग पीड़ित होंगे तो बाद, इसीलिए राहु के बाद बृहस्पति आती है। तो राहु का जब बृहस्पति आता है तो आदमी क्या होता है? अध्यात्म, धर्म। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 9th और 12th का मालिक है, धनु मीन का मालिक है। धनु धर्म, 12th मोक्ष। सर उसके बाद राहु के बाद जब आदमी पागल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तब उसको अध्यात्म में जाएगा। तो उसमें इंडिया का रियल ग्रोथ दिखेगा। पहले एआई आएगी, ट्रांसफॉर्म होगी इंडिया को ग्रोथ दिखेगा। और जो मोदी जी हमारे कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, ये ठीक चल रहा है। समझना हमको है, हमको आध्यात्मिक बनना चाहिए, हमको उस पाठ को समझना चाहिए जो आज हमारे कुछ संत कर रहे हैं। तो हमको विकास तो अपना करना है, लेकिन अपने नैतिक पतन को नहीं होने देना। नैतिक पतन को उत्थान करते हुए, एक मार्गदर्शक की भूमिका को समझते हुए आपको अध्यात्म को अपनी लाइफ में लाना है। अगर आप आध्यात्मिक हैं, साथ में राहु को यूज कर रहे हैं, आप टॉप पे जाएंगे। सर मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बर्चार्ट के एनालिसिस में कर दे रहा हूं। आपका बर्चार्ट दिमाग में बैठा हुआ है, 10th हाउस में आपका राहु है, आपकी राहु घर चली। आप बताइए आपको क्या क्या नहीं दिया राहु? आपको हर मेटेरियलिस्टिक चीज दिया, लेकिन कब दिया? जब मैंने आपको हमेशा गाइड किया कि सर आपका ये टाइम है, ये करना है, यहाँ पे आपको आध्यात्मिक बनना है। नहीं तो वही राहु आपको भ्रम देता, वही राहु को सिर्फ सपने दिखाता, वही राहु को टॉप पे जाकर भी गिरा भी देता। तो सर ये कॉन्सेप्ट राहु का है। तो अगर राहु आपका अच्छा है, राहु के साथ साथ आप बृहस्पति को ठीक कर लें। बृहस्पति को ठीक करने की जो आप कुंडली को मत देखिए, बस अपने कर्मा को देखिए। आप इथिकल हो जाइए, आध्यात्मिक हो जाइए, अपने डिजायर को सही इथिकल वैल्यू से पूरा करिए। डिजायर रखिए, डिजायर रखना गलत नहीं है, डिजायर रखिए, इच्छाएं रखिए। ये गाड़ी, वो गाड़ी, बड़े घर, सब चीज आप डिजायर रखिए, इसको मैं रोक नहीं रहा हूं।
उसके क्योंकि अलावा डिजायर इच्छाएं तो इनोवेशन का कारक है। आप इनोवेटिव तभी होते हैं जब आपके डिजायर होते हैं, विचार होते हैं। लेकिन सर वो विचार की पूर्ति इथिकल वैल्यू से होनी चाहिए, उसमें फ्रॉड चीटिंग नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरा स्वतंत्रता है, आप बेस्ट पार्टनर का चुनाव करिए, लेकिन किसी को चीट करके नहीं। Right. आप आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, आप किसी बेस्ट पार्टनर का चुनाव करिए, आपको जिसे शादी करनी है, जिसके साथ रहना, आप एकदम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप किसी को चीट करके करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, अपने कर्म। आप कितना भी वर्तमान में खुश हो लीजिए, लेकिन गारंटेड है जब आपका बृहस्पति चलेगा, बृहस्पति आपको बर्बाद ही करेगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। आपकी कर्म आपको डिफाइन करते हैं कि आपके कर्म को परेशान करते हैं। तो अगर वन लाइनर हम कहें अपने युवा को, वर्तमान में युवा जो परेशान है, वन लाइनर अगर आंसर देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अपने कर्मों को करो। यस सर, इथिकली अपने आप इथिक्स को समझिए, अपने कर्मों को समझिए और किसी को चीट मत करिए, रिलैक्स होकर रहिए। गतिशीलता को बढ़ाएं, अच्छी बात है, बट अपने डिजायर को उसी हिसाब से ही अनुकूल रखिए जी, कि ऐसा ना हो कि आपकी स्पीड कम हो, डिजायर ज्यादा हो। एकदम करेक्ट सर, करेक्ट सर। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे युवाओं को अपने रिलेशनशिप या कार्य क्षेत्र में अगर चीजें अच्छी करनी है तो अपने कर्म और प्लस डिजायर दोनों में समानता, करेक्ट सर, एकदम समझना पड़ेगा इसलिए। तो करेक्ट सर, काफी हद तक उनके जीवन में बदलाव आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलाव आएगा। राइट। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक मेरा, कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरी तरह ये आध्यात्मिक है, ज्योतिष से तो मैं इसको ये कोरिलेट तो करूंगा। क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आध्यात्मिक ही मान करके, पूरा क्वेश्चन आपका आध्यात्मिक है, क्योंकि हम लोग जिस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं वहाँ बहुत तेजी से हम लोग भाग तो बहुत तेजी से रहे हैं, बट अपने कई लक्ष्य चीजों को नहीं को हम समझ पा रहे हैं। भूल जा रहे हैं, लक्ष्य को छोड़ दे रहे ठीक हैं। बात है, एकदम तो ठीक हम बात है। इसको कैसे? जी बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन आपका पूर्णतः आध्यात्मिक है, मैं इसको ज्योतिष से भी थोड़ा कोरिलेट कर दूंगा, लेकिन इसका आंसर मैं आध्यात्मिक ही दूंगा। सर, भौतिक की दुनिया है, आपके पास सब कुछ हो जाता है, एक टाइम बाद आपको अपनी पसंद की वाइफ भी मिल जाती है, आपको अपने पसंद की गाड़ी भी मिल जाती है, आपको अपने पसंद का घर भी मिल जाता है, आपको वो वेल सेटल्ड एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है। लेकिन एक टाइम बाद जब एक समय गुजरता है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को एलोन फील करते हैं। अगर आप जिज्ञासु हैं, अगर आपका अंतरात्मा एक बार जगता है, तो आपको लगता है इस जीवन को मैंने अचीव क्यों किया, इस जीवन में है क्या, मिला क्या? एक दिन तो मेरा एंड होगा, एक दिन तो हम खत्म होंगे, एक दिन तो मेरी चीजें छोड़ेंगी। जिस दिन आपके अंदर ये प्रश्न बनता है, जिस दिन आपके अंदर प्रश्न बनता है कि एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना है, ये चीजें हैं, ये बेकार की, गाड़ी बेकार का है, मेरा घर बेकार का है, ये जो वाइफ आज मेरे साथ की, जो मेरा पुत्र मेरे साथ की, एक दिन तो इसमें त्याग होना है, छुटकारा मिलनी, मतलब मुझको एक दिन एक दुनिया छोड़ के जानी है। और जिस दिन ये क्वेश्चन बनता है, जब तक आप मैंने बोला ना आपको सब आपकी डिजायर पूरी हो जाए, लेकिन जिस दिन ये प्रश्न बनता है उस दिन आप व्याकुल हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि मैंने जीवन में किया क्या यही जीवन का एंड था, क्या यही जीवन की वास्तविकता थी? तब आप अपने प्रश्न को सोचना शुरू करते हैं और तब आप अपने आप को तलाशने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने स्वयं की तलाश करते हैं कि मैं हूं कौन, हु आई एम की कॉन्सेप्ट बनता है। एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट यही है, हु आई एम का, ये आपको दिखाता है कि आप क्या हैं, और यही अध्यात्म है। तो अगर ये कोई व्यक्ति पहले जान जाए, अपने जीवन का स्टार्ट करने से पहले जान जाए, 30s 40s के अराउंड फिगर में वो जान जाए, तो वो जो अपनी अगली लाइफ जिएगा 60-70 की एज में पहुंचते समय, उसको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, जाने का, छोड़ने का, वो पेन नहीं। आपने 70 साल तक लाइफ को खूब एंजॉय किया, लेकिन लास्ट का आपका अगर 5 मिनट भी उस पेन में गुजर जाए, तो आप अपने उस 70 साल की लाइफ में क्या एंजॉय मानेंगे? नहीं मानेंगे। मौत तो तब है जब इस दुनिया को छोड़ते समय आप शांति की अवस्था में हैं। असली जीवन तो उसको बोलेंगे ना। अगर आप 70 साल खूब मौज में रहे हो, खूब आनंद, लेकिन अगर जाने का लास्ट 5 मिनट आपको दुख हो जाए छोड़ने का, सब कुछ छोड़ने का दुख, अरे मेरी पत्नी, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरा घर, अरे मेरी गाड़ी, सब व्यर्थ हो गया, सारी सुख सुविधाएं उस 5 मिनट में कैंसिल आउट हो गई। तो सर, अध्यात्म यही कराता है कि आपको साथ रहते हुए भी व्यक्ति की भूमिका में लेके आता है। और आपने क्वेश्चन किया परम लक्ष्य का, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सर, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन किया था, पहला मैंने समझाया था, तो उसमें वो ज्योतिष का मैंने कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश किया था। अब यहाँ जीवन का कॉन्सेप्ट है। आपका जन्म हुआ, ईश्वर ने आपको पृथ्वी पे भेज दिया। सत रज तम का कॉन्सेप्ट है, 3 गुण से पूरी दुनिया में है, सत रज तम, सब लोग समझते होंगे, इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 19 सत रज तम से हमारे 6 शत्रु बने हैं कुंडली में, मतलब हमारे जीवन के। शत्रु कोई बाहर का है ही नहीं है, हम अपने एक्टिविटी से शत्रु बनाते हैं बाहर की दुनिया में। शत्रु हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 शत्रु हैं ये हमारे अंदर ही हैं। जब हमारी डिजायर बनती है, वो हमारा कामा है,
जब हमारे अंदर डिजायर बनती है वो हमारा काम है। अगर वो डिजायर फुलफिल हो गई तो उससे लोभ और मोह बन गया, और डिजायर फुलफिल नहीं हुई तो क्रोध आ गया। राइट। और मद कब आता है? जब डिजायर पूरी की पूरी होती जा रही होती जाए तो घमंड आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, अहम आ गया। अच्छा, आपसे कोई बेटर आ गया तो मत्सर आ गया, ईर्षा हो गई। तो ये डिजायर, ये मत्सर, ये मद, ये मोह, ये लोभ, ये सारे आपके शत्रु हैं, ये आपके अंदर है। अब आपका जीवन चल रहा है, गतिशील है इन 6 शत्रुओं के साथ। अब इन 6 शत्रुओं में लिपटे हुए आपकी आत्मा पवित्र है, उस परम तत्व की आत्मा आपके अंदर है, वो एक पार्ट है उस तत्व का। ठीक, अब वो आपके अंदर है। परमात्मा एक चुंबक है और हमारी आत्मा क्या है? एक लोहे की कील है। ये लोहे की कील उस चुंबक से मिलना चाहती है, लेकिन हमारा मन जो है वो मन क्या करता है? इन 6 शत्रुओं का लेपन कर देता है, मिट्टी डाल देता है। अब मिट्टी पड़ी हुई है, चुंबक कैसे अट्रैक्ट कर पाएगा उस लोहे को? चुंबक तो चाहता है ना कि मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, लेकिन वो मन उन 6 शत्रुओं से चिपका के रखा हुआ है। जब तक हम उन 6 शत्रुओं से मुक्त नहीं होते हैं, हम यहाँ मिल नहीं सकते हैं। तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या? व्यक्ति। आप आज भी हो सकता है इसी पॉडकास्ट के बाद फील कर लें, हालांकि आप संत हैं अंदर, मुझे पता है, वो कुंडलियां बताती है, बृहस्पति आपका उच्च का, मुझे सब पता है सर। शायद आप इसलिए मुझसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आपका कोई हेतु नहीं छुपा हुआ है, आप लोक कल्याण के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे सब पता है, क्योंकि आपका बृहस्पति उच्च का है, राउटन में बैठा हुआ है, फील करा रहा है मुझे। तो सर, जब वो 6 शत्रुओं से आदमी अलग होता है तो विरक्त की फील करता है। आप तुरंत विरक्त हो सकते हैं, हो सकता है लास्ट स्टेज में हो जाए, हो सकता है सब पाके विरक्त हो सकता है पीड़ा से विरक्त हो। लेकिन अगर आपका विरक्ति कंडीशनल हो रहा है, पीड़ा से आप विरक्त हो रहे हैं, वो कंडीशनल है। जब पीड़ा खत्म होगी, सुख मिलेगा, आप फिर उसी दुनिया में रम जाएंगे। ये विरक्ति नहीं है, ये आसक्ति है, एक कंडीशनल था। आपको मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब आप इस संसार में रहते हुए अलग विलग फील कर लें अपने आप, उन 6 शत्रुओं से अलग हो जाए। आपको मैं गाली दूं, आपको क्रोध ना आए, आपकी इच्छाएं रहे तो संसार आपकी इच्छाएं हैं, लेकिन वो इच्छाएं ऐसी हो कि उससे आपको जुड़ा होना। मैंने गाड़ी रखा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई, डेंट लग गया गाड़ी पे, नो टेंशन, लग गया, लगाओ नहीं गाड़ी से, लेकिन उससे लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव हुआ, आपके लिए वो एक कर्मा इंक्लूड कर रहा है, आपको दिक्कत दे रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपके पास दिक्कत आ रही है, आप परेशान होंगे, 100% परेशान होंगे। तो कहने का मतलब क्या? इस दुनिया में रहते हुए अलगाव, आप इच्छाओं को पूर्ति करिए, लेकिन वो इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से सोसाइटी का कल्याण दिखे। ये सर आपके अंदर है। सर के बारे में बताना, यहाँ पे सर बोल दूं मैं आपके बारे में, यशवंत जी जितना आज से नहीं, बहुत पहले से भी पूरा परोपकारी इनका काम रहा है, लोगों की हेल्प करना काम रहा है, और शायद इसी कारण से आज मेरे साथ हैं। इनका आप देखिए, जितना क्वेश्चन है ये अपने कुंडली भी चर्चा मुझसे कर सकते थे, लेकिन कोई क्वेश्चन पर्सनल क्वेश्चन नहीं, जितना क्वेश्चन है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, आप लोगों के लिए। तो ऐसा सोचिए कैसा होगा। तो सर कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी जो डिजायर होती है, जो इच्छाएं होती है, अगर वो सोसाइटी के लिए हो, समाज के लिए हो, तो वो इच्छाएं आपकी रहनी आती है, तो वो फुलफिल भी होती हैं और उससे ग्रोथ भी होता है। अब एग्जाम्पल मोदी जी का ले लीजिए, वर्तमान में इतने बड़े लीडर बने, आप उनकी डिजायर इच्छाओं को लीजिए, भाई उस व्यक्ति की डिजायर क्या है? आप आदित्य योगी नाथ जी को लीजिए, श्रेष्ठ बनाना, एकदम करेक्ट, उनकी पर्सनल डिजायर है, पद की चाह है। भाई वो व्यक्ति, विपक्षी पार्टियां अपोज करती है, अरे वो तो झोला लेके चला जाएगा, ये कर देगा, भाई यही कॉन्सेप्ट है जीवन का। वो कहते हैं और एक दिन होना है सबका, आप कौन सा बात के रखने वाले हैं? आपको भी तो मुक्त होना है, उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए सब कुछ होते हुए संत की भूमिका में। अब योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, भाई वो क्यों अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे, वो व्यक्ति का ग्रोथ ही होना है। जो आदमी संत है उसका कुंडली में भी खराब हो तो कुछ नहीं होने वाला, तो आप फील तो करिए। तो सर सिंपल से कॉन्सेप्ट, आपका परम लक्ष्य उस परम तत्व से प्राप्ति होना, उन 6 शत्रुओं से विलग होते हुए संसार में रहते हुए। जैसे सर एग्जाम्पल है, कमल का फूल है, अब या कोई भी पुष्प का जो जल में होता है, वो जल में तो रहता है, लेकिन उसमें अगर पानी, आप पानी की बूंद डले, जल उससे विलग होकर निकल रहता जल, लेकिन जल से आप निकालेंगे तो एक पॉइंट भी उसमें लगा नहीं मिलेगा, है तो जल। ऐसे ही आपको संसार में रहना, संसार में रहते संसार से विरक्त रहना। आपका लगाव नहीं होना चाहिए। यस सर, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए परम तत्व, ईश्वर है, ईश्वर की फीलिंग लेके रहना है। जब ये फीलिंग आपके अंदर, आप ना किसी को चीट करेंगे, ना किसी को परेशान करेंगे, और आप अगर कुछ निगेटिविटी होगी भी ना, तो आप ईश्वर की भूमिका मान के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप परम शांति को फील करेंगे। और यही परम शांति आपके लिए लाइफ का परम लक्ष्य है। आपको सब मिल जाए, आप शांत ना हो, क्या करेंगे? सब चीज पर सब वैभव पाके क्या करेंगे? आपका मन शांत हो, आप सो नहीं पाएंगे। सर मैंने कितने लोगों को देखा है,
अच्छी खासी थाली उनके सामने लगी पड़ी है, भोजन करने की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि मन अशांत है। मन अशांत क्यों है? डिजायर या कुछ ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती, उसके पीछे परेशान है। इच्छाओं का त्याग करिए, आप मस्त हो जाएंगे, गारंटी है। त्याग नहीं कर पा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम इच्छाएं हैं। इसीलिए 11th हाउस को सतयुग द्वापर त्रेता में निगेटिव माना गया, कलयुग में 11th हाउस को बहुत एक्टिव मान लिया जाता है। क्योंकि भाई आपके पास आपकी आज तुलना वैभव से होती है, संपर्क तो 11th हाउस आपको वैभव दे रहा है, इच्छा पूर्ति कर रहा है, तो कलयुग के लिए तो 11th हाउस पॉजिटिव हो गया। लेकिन बताइए सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में संतों की या जो संत थे महापुरुष, उनकी इच्छाएं क्या रहेंगी? भगवान की प्राप्ति। लेकिन कलयुग में क्या हो गया? डिजायर, इच्छाएं, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वैभव मिल जाए। तो इसीलिए आज डेट में 11th हाउस पॉजिटिव हो गया है समय काल परिस्थिति से। लेकिन जब सतयुग द्वापर त्रेता था तो 11th हाउस को इसलिए नेगेटिव बोला गया है, क्योंकि वो हमको भगवान से बिलक करती है, हमारे परम तत्व से हमको बिलक करती है। आप देखिए 12th हाउस से 12th है, 12th से 12th है। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया कि जिस हाउस से जो 12th हाउस रहता है वो उसकी नेगेटिविटी दे देता है। तो आपकी मोक्ष में बाधक 12th हाउस है, 12th से 12th 11th हाउस, मतलब आपकी डिजायर आपके परम तत्व से मिलने में आपको बाधक क्रिएट कर रही हैं। आपकी इच्छाएं डिफाइन करेंगी कि आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। आपका डिजायर आपके परम तत्व को बताएगा। तो सर आपका जो परम लक्ष्य जीवन का है, मोक्ष की प्राप्ति है, ईश्वर से मिलना है, उस परम तत्व को मिलना, उसका कॉन्सेप्ट यही है 6 रिपुओं से। और ये कब से कैसे आएगा सर? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके पास होगा। क्योंकि सर ये आपका एक जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कई जन्मों से उस कर्म को करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुझे संगीत तो आज पसंद है, नहीं, आप बहुत पहले संगीत को सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। वो आपकी छुपी हुई डिजायर है सर। तो सर ये कहने का मतलब मेरा सिंपल से था कि आपका जो जीवन में कॉन्सेप्ट है वो उस ईश्वर से मिलना है, मोक्ष को प्राप्ति है। तो ये यशवंत जी थे हमारे ज्योतिष के स्टार्टिंग यात्रा के एक सहभागी रहे हैं। और इनकी क्वेरीज तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि कितना क्वेश्चन करते हैं, कितना जिज्ञासु मन के हैं। सबसे अच्छा आंसर तो मुझे प्रारब्ध और भाग्य और कर्म में जो आपने डिफरेंस बताया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था क्या भाग्य रियली एग्जिस्ट करता है, या लोग कहते हैं कि आपका भाग्य तो लिखा हुआ है, लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में यही था, बट प्रारब्ध जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी एक हमारे लिए अच्छा आंसर है। आपको मैं एक वीडियो में 2 चीजें मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पे जरूर बनाएं और हमारे युवाओं को इससे मार्गदर्शन मिले कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी वो अपना स्टडी कंप्लीट करें, जब वो कैरियर के इनिशियल फेज में होते हैं, तो किस तरीके से वो अपने कैरियर का चुनाव करें, जी बिल्कुल, जिस डायरेक्शन में उनको सफलता हासिल हो। जी जी जी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो अगर आप मिड एज में हैं तो उनके फैमिली के बारे में वो उसके उपाय क्या हो सकते हैं जिससे कि हम कुछ ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारी फैमिली लाइफ अच्छी चले, रिलेशनशिप अच्छे हों और हमारा माइंड इधर उधर चीजों में डाइवर्ट ना हो, हमारी डिजायर जो है सीमित हो। सीमित इन द सेंस हम ये नहीं करें कि आप डिजायर ही ना बनाइए, लेकिन आप अपने गति और डिजायर में समानता बना के रखें। इन सब चीजों को भी आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक अच्छी वीडियो आएगी। बिल्कुल, मैं आपके सजेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी ही वीडियो कैरियर ओरिएंटेड लेके आऊंगा। और जो आप बोल रहे हैं, मैं आध्यात्मिकता के स्तर पर भी उस पर वर्क करूंगा। जो 40s के बाद के जो आप बोले हैं उस पर भी मैं काम करूंगा। थैंक यू सो मच सर। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कैरियर वीडियोस। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे यशवंत जी थे और ये पॉडकास्ट काफी लंबा चला गया है, तो ठीक है, आपका निरामय ज्योतिष पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।